हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। आधुनिक भारतीय इतिहास, बिल्कुल हम आजादी की ओर अग्रसर होने ही वाले हैं इसी 20वीं सदी के अंतर्गत। लेकिन हम अभी कांग्रेस का गठन कर चुके थे और उसकी पहले चरण को भी देख चुके थे पिछले वीडियो में, जिसको कहा जाता है उदारवादी चरण या उदारवादी युग। लेकिन उदारवादी ये जो नेता हुआ कर रहे थे, इनका काम अभी तक क्या हो रहा था कि अंग्रेज सरकार को आप आवेदन दोगे, प्रतिवेदन दोगे, निवेदन करोगे उनसे कि महोदय ऐसा करिए, और इन सब के बावजूद भी कोई हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला नहीं। तो कुछ नेता जो अभी कांग्रेस में शामिल थे, उनने कहा कि भैया बहुत हुआ सम्मान, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या सम्मान से कुछ नहीं हो पाएगा? मतलब इनका सम्मान करने से, आवेदन निवेदन करने से कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम मजबूत हो चुके हैं, जड़ें जम गई हैं हमारी, तो अब हमें शक्ति के बल पे, शक्ति का बल यहाँ ये नहीं कि मार कुटाई कर दो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका हमें निभानी पड़ेगी। यहां लड़ाई झगड़े, मतलब आवेदन तो एटलीस्ट हमें त्याग देना पड़ेगा, निवेदन बंद करना पड़ेगा। अब हमें अपनी मांगों को हक से जाहिर करना पड़ेगा और उन्हें हक से लेना होगा। हालांकि इसी उग्रवादी चरण में कुछ क्रांतिकारी लोग भी शामिल हुए, कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई। क्रांतिकारी लोग वो थे जो क्या चाह रहे थे, वो तो सीधा बम बंदूक के काम कर रहे थे। उनकी नीति बम और बम बंदूक वाली थी कि भाई उठाओ, बम फोड़ दो, गोली मार दो, किसको? अंग्रेजों को काम होना चाहिए, है ना। लेकिन जो उग्रवादी दूसरे कांग्रेसी वाले व्यक्ति थे, उनका काम था कि राजनीतिक रूप से सक्रियता दिखाएं और हक की चीजों को हक से लेके रहे। ये अलग अलग दो यहाँ पे विचारधाराएं मिलेंगी, तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग आपको आंदोलन और अलग अलग कांड भी मिलेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उग्रवादी चरण है या उग्रवादी युग है 1905 से 1919 के बीच में, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया चालू करने का है, क्या है भैया, द्वितीय चरण 1905 से 1919 का है ये चरण, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, आईएनसी इसको बोल रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, छोटे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस परिपक्व हो चुकी थी। परिपक्व होने का मतलब है पक गई थी, ठीक है, समझदार हो गई थी, और उसके लक्ष्य और उद्देश्य जो पहले स्पष्ट नहीं थे, अब तक यानी 1905 तक स्पष्ट हो चुके थे। क्या कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आजादी। तो भैया आजादी चाहिए किससे? अंग्रेजों से आजादी चाहिए, उनकी नीतियों से आजादी चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इनकी क्या है, स्पष्ट हो गई। किसकी? कांग्रेस की। अब भैया इससे क्या हुआ कि इसी मंच से भारतीय जनता के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए इन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। किसने? कांग्रेस के लोगों ने। इस दौरान उग्रवादी विचारधारा, याद रखना इसी पे हम बात करें, उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने क्या किया कि ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पश्चिम में क्या हुआ, क्रांतिकारी ढंग। देखो जैसे उदारवादी पश्चिम में ही, वही भैया लिबरलिज्म जो आया था, उदारवाद जो है वो पश्चिम से लिया गया था। तो भैया वहां पे रिवोल्यूशनरिज्म भी तो आया था, क्रांतिकारी सेनाएं, क्रांतिकारी दल और क्रांतिकारी घटनाएं यूरोप में भी हुई हैं। तो उन्हीं घटनाओं से सीख लेते हुए कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, वही पश्चिम की चीज को, है ना, पश्चिम की क्रांतिकारी ढंग को प्रयोग करना भारत में चालू कर दिया, ठीक है भाई। सो इस चरण को क्या कहा जाता है? उग्रवादी, और एक और इसको क्रांतिकारी आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि उग्रवादी लोग ये जो हैं, ये राजनीतिक रूप से, किसमें? राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से, सक्रियता, है ना, इसमें ये हिंसा नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। कौन? उग्रवादी लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्रांतिकारी लोग तो बिल्कुल हिंसक तरीकों को भी यूज करने से नहीं हिचक रहे हैं। बम फोड़ दो, बंदूक से गोली मार दो, किसको? अंग्रेजों को। ये भी अपना रहे कौन? क्रांतिकारी। तो यहां उग्रवादी आंदोलन हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं? क्रांतिकारी आंदोलन भी चलाए जाएंगे। दोनों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? किसका? चाहे उग्रवादी हो चाहे क्रांतिकारी, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि ब्रिटिश राज्य से हमको क्या है,
मुक्ति चाहिए और पूर्ण स्वराज हमको मिलना चाहिए। ठीक है भाई, एक तरफ उग्रवादी विचारधारा के लोग क्या कर रहे थे, बहिष्कार आंदोलन कर रहे थे। याद रखिएगा, ये लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं, शांति से ही काम कर रहे हैं, अहिंसा से ही काम कर रहे हैं, लेकिन बस इनका करने का जो तरीका है काम, वो क्या है, सक्रियता। राजनीतिक रूप से इनको क्या कर दो, घेर लो, इनकी मनोदशा ऐसी कर दो कि इन्हें मजबूरन हमारे काम करने पड़े। ठीक है, सो बहिष्कार आंदोलन कौन कर रहा है, उग्रवादी विचारधारा के लोग। वहीं दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बम और बंदूकों का प्रयोग कर रहे हैं, फोड़ो फाड़ो। ठीक है, क्या करना है, हमको चाहिए स्वतंत्रता और बस। इसमें क्या हो रहा था कि एक और उग्रवादी लोग शांतिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक आंदोलन में काम कर रहे थे और क्रांतिकारी लोग भारत को स्वतंत्र कराना था, किसको, अंग्रेजों को भगा के, चाहे उसमें हिंसा ही क्यों ना यूज करनी पड़े, दम लगानी पड़े, लगा देंगे, इस पे विश्वास कर रहे थे। ठीक है भैया, सो यहाँ पे उस समय के 4 प्रमुख नेता, उस समय का मतलब द्वितीय चरण उग्रवादियों की हम बात कर रहे हैं ना, तो उग्रवादी नेताओं में 4 लोग प्रमुख थे। लाल बाल पाल तो याद हो गई आपको, यहाँ पे ये बाल साहब है ना, बाल गंगाधर तिलक प्रमुख व्यक्तियों में एक है, लाला लाजपत राय ये लाल साहब कहलाते हैं, और बिपिन चंद्र पाल पाल साहब कहलाते हैं। इनके अलावा अरविंद घोष साहब भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नेता रहे हैं उग्रवादी चरण के, और उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व तो इन्हीं लोगों ने अलग अलग जगहों पर किया है। तो इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति का अपना लक्ष्य बनाया प्रमुख, कि हमें चाहिए स्वराज। और तिलक साहब ने तो क्या किया भैया, क्या किया तिलक साहब ने, उनने तो नारा दे डाला, कौन सा, और ये पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, है ना, रोक पाओ तो रोक लो, और ले लिया भैया, है ना। सो तिलक साहब का ये नारा पूछा जाता है, याद रखिएगा भैया। चलिए, इसके अलावा उन्होंने स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है ऐसा भी कहा। स्वराज के बिना ना कोई सामाजिक सुधार हो सकता है, ना कोई प्रगति होगी औद्योगिक, ना ही कोई शिक्षा में बहुत ही ज्यादा हम काम कर पाएंगे, राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता भी व्यर्थ है। यहाँ पे बिना किसके, स्वराज के। ये सारी की सारी चीजें किसकी थी, कथन तिलक साहब के। ठीक है भैया, इसके अलावा इसीलिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में पैदा किया, किस लिए, स्वराज के लिए। और अरविंद घोष साहब जो है, उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, राष्ट्र का जीवन श्वास है। क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास, श्वास मतलब सांस है। ठीक है, बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और किसी भी प्रकार की नैतिक उन्नति नहीं हो सकती। तो ऐसा सोचना क्या है, मूर्खता है। ठीक है, कौन कह रहा है ऐसा, अरविंद घोष साहब ये चीज कह रहे हैं। चलिए भैया, अब क्या हुआ कि इस द्वितीय चरण की शुरुआत मान लो हम एक घटना से करते हैं। वो घटना क्या है, बंगाल का विभाजन। ये बड़ी समस्या की बात हो गई। देखो क्या हुआ, 1885 में हमने कांग्रेस बनाई, है ना, और कांग्रेस बनाई तो भैया ये मान लो कि 1892 तक तो इतनी मजबूत स्थिति में हो गई कि जनसाधारण भी इससे जुड़ गया। कौन, कांग्रेस से लोग बाग, आम लोग बाग भी इससे जुड़ने लग गए। तो अच्छा खासा इनने अपना माहौल बना चुका था, किसने, कांग्रेस ने। लेकिन ये जो समय था, ये कौन सा समय है, ये उदारवादी समय है। कौन सा समय, उदारवादी। यहाँ पे हम सविनय निवेदन, आवेदन और प्रतिवेदन दे दे के इनसे क्या कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ जब लोगों में जागरूकता बढ़ने लग गई, किसके प्रति, स्वतंत्रता के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, अधिकारों के प्रति, तो अंग्रेजों को अब घबराहट सी होने लगी कि भैया अभी तक तो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें तो प्रॉपर नेतृत्व नहीं था, अब तो कांग्रेस है, एक नेतृत्व है, जनता जुड़ गई है, समझदार हो गई है, क्या होगा हमारा। और अगर ये इकट्ठे रहे तो आज नहीं तो कल हमें कुटाई पिटाई हो या कैसे भी हो, हमें निकाल दिया जाएगा। तो ये डर किसको सताने लग गया, ये डर सताने लगा अंग्रेजों को। क्या किया जाए भैया, ये तो इकट्ठे लोग हैं, एक लोग हैं, तो राजनीतिक एकता को ही तोड़ना होगा। समझ में आई बात। हाँ, उस समय राजधानी बंगाल हुआ करती थी भारत की। ठीक है, और बंगाल छोटा मोटा नहीं था उस समय का, चाहे असम ले लो, पूरा बांग्लादेश ले लो, अपना पश्चिम बंगाल ले लो, बिहार ले लो और उड़ीसा ले लो, ये पूरा का पूरा इलाका बंगाल कहलाता था। समझ में आ रही है बात।
हाँ भाई साहब, तो ये बंगाल था। तो उस समय नए नए आए भैया गवर्नर, वायसराय जिसको बोल रहे हैं, उनका नाम क्या है, लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है भैया, कर्जन। ये आए 1899 में वायसराय बन के 1905 तक रहेंगे, 6 साल। और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये बहुत खराब घटना है, ठीक है। सो बस याद रखना, ये आ गए 1999, 1899 में वायसराय बन के और 1905 तक रहेंगे। भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावनाएं जग चुकी थी, उन भावनाओं को धीरे धीरे भारत में भावनाओं को बढ़ाना जारी था और बढ़ती भी चली जा रही थी। इस राष्ट्रवाद का उस समय केंद्र क्या था, बंगाल हुआ कर रहा था। अच्छा, बंगाल की बात करें तो भैया बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था। इन सारी भावनाओं का खतरा जो है, राष्ट्रवाद की भावनाओं का आभास अंग्रेजों को हो चुका था और उनका हित क्या था, खतरे में था। क्यों खतरे में था, क्योंकि अगर ये लोग तेज हो गए तो भैया समस्या आ जाएगी। तो अंग्रेजों ने इस बढ़ते हुए विद्रोह की भावना को दबाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया। कैसे रोकेंगे, इसके लिए बनाई योजना, जिसको क्या किया, बंगाल के क्षेत्र को विभाजित करके इन्होंने वो योजना को अंजाम दिया। बंगाल विभाजन के नाम से हम इसको जानते हैं। 1903 में ये योजना दिमाग में आई। 1903 में किसके, कर्जन के दिमाग में आई। तो कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया और उस समय वर्तमान बंगाल जो है उससे बहुत बड़ा बंगाल हुआ करता था, ठीक है। असम भी था, उड़ीसा था, बिहार था, है ना। सो ये सारा जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है वो पूरा बांग्लादेश है ना। छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र मुझे लगता नहीं है, ठीक है। तो ये बंगाल हुआ करता था और बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को लेकर बहुत सारे बिंदु रखे गए। किस आधार पर बंगाल का विभाजन किया जाएगा, यही तो आप क्या कर रहे हो, फूट डालने की काम कर रहे हो ना। डिवाइड एंड रूल आप ऐसे ही तो कर रहे हो। कैसे कर रहे हो कि उस समय बंगाल की जनसंख्या जो थी वो कितनी थी, ये याद रखना है, कितनी, 7.5 करोड़। कितनी, 7.5 करोड़। कब की बात चल रही है ये, 1903 की बात चल रही है भैया, है ना। 1903 में बंगाल में 7.5 करोड़ लोग रह रहे थे और भारत की पूरी जनसंख्या के 1/4 के बराबर था। 1/4 मतलब क्या है, 15 दूनी 30 करोड़ जनता थी तब उस समय भारत में टोटल, जिसमें से 1/4 तो अकेले बंगाल में रह रही है, ठीक है। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इतनी बड़ी आबादी का जो है प्रशासन नहीं संभाल पा रही थी, ठीक है। सोने का भैया ये आबादी को संभालना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए बंगाल को क्या कर देना चाहिए, विभाजित कर देना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन इनने ये दिया कि इतनी सारी जनता है कि भैया वो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में उसको नहीं हम संभाल पा रहे हैं, तो विभाजित कर देंगे, 2 प्रशासनिक इकाइयां बना देंगे, तो हमें थोड़ा सा प्रशासन इजी पड़ेगा। इसका नाम रख दिया 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, ठीक है। और पूर्वी बंगाल की राजधानी जो है वो कर दी ढाका, जो आज बांग्लादेश के नाम से मशहूर है, उसकी राजधानी ढाका, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता बना दी, जो आज भी है, ठीक है। तो बस अब इसमें बांटा कैसे, अंग्रेजों की बांटो और राज करो, है ना, फूट डालो शासन करो वाला काम है ना। सो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो इनने दिखाई। कैसे दिखाई कि जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल मतलब ढाका जिसकी राजधानी है, जो आज बांग्लादेश है, सो उसमें जो है मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे। समझ में आ रही है, यहाँ पे अभी तक सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे हैं, कब तक, 1905 से पहले तक। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही तो डिवाइड एंड रूल खेला, तो हम भैया लड़ने लग गए, है ना। तो मुस्लिम समुदाय पूर्वी बंगाल में ज्यादा था और पश्चिम बंगाल में कौन है, हिंदू समुदाय ज्यादा है। तो बस इनने वही कर दिया। इससे क्या हुआ, अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में लड़वा देंगे और बस ये लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और हम राज करते रहेंगे। यही तो शासन अंग्रेजों ने किया। अभी भैया जो हिंदू और मुस्लिम्स में क्या है, खाई बढ़ गई है ना, उसको बढ़ाने का काम किया किसने, इन्हीं ने तो किया। और शुरुआत तो भैया ये बंगाल के विभाजन से ही कर दी, ठीक है। चलो, तो दिसंबर 1903 में जैसे ही भारतीय नेताओं को पता चला कि ये बंगाल के विभाजन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। विरोध में लोग सड़कों पर वंदे मातरम करते हुए जाने लगे और धीरे धीरे क्या है, वंदे मातरम ही जो है स्वदेशी आंदोलन का
गीत बन गया, धुन बन गया। ठीक है भैया, आगे चल के ये भारतीय राष्ट्रीय गीत कहलाने लगा। देश भर में लोगों के द्वारा जितने भी अंग्रेजी सामान है जिसमें कपड़े महत्वपूर्ण है तो उनको जला दिया गया। कांग्रेस के अंदर बंगाल विभाजन के विरोध की जो रणनीतियां हैं उनको लेकर विवाद स्थापित हो गया। किस किस में? नरम दल के लोग जो उदारवादी थे और गरम दल के लोग जो उग्रवादी थे, इनके विचारों में क्या है, मतभेद आ गया और बस यहां से समस्या हो गई शुरू। इसी से तो ये बट जाएंगे दो खेमों में। ठीक है, सो कांग्रेस का फिर कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1906 में। और इसी कलकत्ता, आज जो है वहीं पे कलकत्ता अधिवेशन में इनके जो मुद्दे हैं, इनका जो मतभेद है वो खुलकर सामने आया, जिसके कारण भैया ये 1 साल बाद अलग हो जाता है। ठीक है, इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच जो मतभेद थे वो सामने आ गए और इसके कारण 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, हमेशा याद रखना, ये पूछा जाता है ना, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन और 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी में क्या हुआ कि 2 टुकड़े हो गए कांग्रेस के। कौन कौन से? नरम दल में कांग्रेस और गरम दल की कांग्रेस। ठीक है, जो फिर 10 साल बाद क्या होगी? 1916 में लखनऊ समझौते में फिर भैया दोनों एक हो पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अभी एक चीज और हुई भैया, बंगाल का विभाजन तो आपने कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया और उसको रोक नहीं पाई कांग्रेस, तो भैया इनमें मतभेद हो गए। लेकिन जो बंगाल का विभाजन आपने पूर्वी बंगाल में और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में किया, या पश्चिम बंगाल लिख दे रहा हूं मैं आपको, है ना। सो पूर्वी बंगाल में तो भैया मुस्लिम समुदाय ज्यादा था, है ना, और इधर पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय ज्यादा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इनका नेतृत्व कौन करेगा? कौन करेगा भैया? कौन करेगा? तो इसके लिए एक नई पार्टी बनाई जाएगी। अभी एक कांग्रेस पार्टी है, पूरे देश की समूची पार्टी, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चल रहा है, वो सबकी पार्टी है। लेकिन अब जब आपने यहाँ पे फूट डालने का काम किया तो मुस्लिम समुदाय का कौन नेतृत्व करेगा भैया? तो उसके लिए फिर क्या होगा, यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना भी की जाएगी। अब इसी से तो फूट डालो वाला काम जो है, खाई जो है हिंदू मुस्लिम की और बढ़ती चली जाएगी, है ना, यही होगा। चलो देख लेते हैं भैया। और नरम गरम दल बट गए और इन मतभेदों के कारण 1907 में सूरत अधिवेशन में टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें नरम पंथियों ने फिर से कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। गरम दल वाले लोगों को समस्या हो गई भाई, उनकी बातें अब कौन मानेगा, तो कुछ तो होगा तूफानी। 1907 का सूरत अधिवेशन ये संपन्न सूरत में हुआ, इसलिए इसको सूरत अधिवेशन कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपसी मतभेदों के कारण 2 भागों में कांग्रेस विभाजित हो जाती है। हालांकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ये पूछ लिया जाता है कि कब दोनों में समझौता हो गया, लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट का नाम सुना है आपने? एनी बेसेंट का, अभी आएगा नाम, टेंशन ना लो, है ना। सो एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस क्या है, एक हो गई फिर से। ठीक है भैया, तो ये लखनऊ समझौता। इसके बाद 1917 में भी अध्यक्षा बनती है किसकी? कांग्रेस की, और पहली महिला अध्यक्षा भी वो कहलाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी अपन ने। किसने करी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो भैया आगा खां साहब है भैया। क्या नाम है? आगा खां और सलीमुल्लाह साहब, सलीमुल्लाह खां साहब। ठीक है भैया, ये इन दोनों ने मिलके क्या करा? मुस्लिम लीग की स्थापना। तो कैसे हुई स्थापना भैया? 1 अक्टूबर 1906 की बात है। उस समय एच आगा खां साहब जो है, इनके नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय, उस समय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। इनको भी याद रख लो भैया। ये क्या है कि जब वो चले गए थे ना लॉर्ड कर्जन, तो उसके बाद लॉर्ड मिंटो जो है वो वायसराय बने, है ना। तो लॉर्ड मिंटो से मिलने कहां चले गए? शिमला चले गए। शिमला कहाँ है? कहाँ? जम्मू कश्मीर में, है ना। तो शिमला गए और उसमें जो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ कर रहे थे, आर्चबोल्ड, क्या नाम है? आर्चबोल्ड, उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल को बनाया था। तो जनक है वो, इन्हीं ने क्या किया? वायसराय से अनुरोध किया कि भाई साहब प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय ये जो विधान परिषद हैं उनमें निर्वाचन के लिए
मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन जो है उसकी व्यवस्था की जाए। अब भैया ये सोच लो आप कि यहां तो सांप्रदायिकता का जनक यहीं से जनक हो रहा है। क्या सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई जो है वो यहीं से और पक्की हो गई। क्यों हो गई कि अभी तक तो सभी लोग बराबर थे, हिंदू मुस्लिम वाला कोई केस हो ही नहीं रहा था, सब मिलके लड़ रहे थे, भारत भारत सबका था। लेकिन अब जब जो हिंदू मुस्लिम वाला हुआ, अच्छा अंग्रेजों को तो फायदा है, उनका तो मजा आ रहा है इस चीज में, है ना। सो उस समय वो चले गए कहाँ, मिंटो से मिलने, और मिंटो ने ही फिर जब इनके दिमाग में ये आ गया कि हाँ यार ये भी कर सकते हैं, अगर अपन क्या कर दे, चुनाव में मुस्लिम्स के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बना दे। कैसी निर्वाचन प्रणाली अभी हम बताएंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे मान ले मिंटो सुधार में। हालांकि एक छुटपुट सी आइडिया मैं दे देता हूं। क्या हो रहा था कि अभी तक मान लीजिए आपको प्रतिनिधि बनना, मतलब चुनाव होना है, तो चुनाव में क्या है, आज क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं प्रतिनिधि बना के, और हम सभी लोग वोट देते हैं। उसमें उनने क्या कर दिया कि जिस जगह पे मुस्लिम लोग ज्यादा रह रहे हैं, वहां पे जो प्रतिनिधि होगा वो कौन होगा, वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको वोट भी कौन देगा, वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही देंगे, हिंदू वोट नहीं देगा। अच्छा, और जहां हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा है वहां पे प्रतिनिधि हिंदू होगा, मुस्लिम लोग वोट नहीं देंगे, वोट ही हिंदू लोग देंगे। तो अब भैया ये बताओ मुझे कि नेता लोग तो किसी के सगे होते नहीं, होते हैं क्या? नेता किसका सगा है, वोट देने वाले का सगा है। अब भाई अगर मुस्लिम इलाके में मुस्लिम प्रतिनिधि है और उसको हिंदू व्यक्ति वोट ही नहीं देता, तो उसको क्या ही मतलब है हिंदू व्यक्ति से, या मुस्लिम हिंदू इलाके में मुस्लिम व्यक्ति वोट नहीं दे रहा तो उसको क्या ही मुस्लिम व्यक्ति से मतलब है, क्या मतलब नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों को जो माइनॉरिटी हो गए अपने अपने क्षेत्रों में, जहां मुस्लिम ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां कम लोग कौन है, हिंदू, और जहां ज्यादा हिंदू लोग रह रहे हैं वहां कम लोग कौन है, मुस्लिम। तो ये जो कम लोग हैं इन लोगों पे अत्याचार होने लगे। अब अत्याचार होंगे तो भैया गुस्सा तो आएगी ना, लोग तो कैसे उठाएंगे उसको कि भैया देखो यार वो मुस्लिम लोग ज्यादा है वो हिंदू पे अत्याचार कर रहे हैं, वो हिंदू लोग ज्यादा है वो मुस्लिम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो इससे क्या हुई, लोगों के दिमाग में धर्म के प्रति क्या हो गई, ये जो है विरोध भावनाएं पैदा हो गई। समझ रहे हो ना भाई। तो ये समस्याएं किसने लाके रखी, खड़ी करी, ये अंग्रेजों ने खड़ी करी। और इसी का जो शुरुआत है वो कहां से आती है, इस मार्ले मिंटो सुधार से आएगी 1909 में। जब मिंटो साहब से ये चर्चा हो गई, किसने कर दी, सलीमुल्लाह खां, आगा खां, इन लोग चले गए, है ना। तो बस अब मुस्लिम लीग बन जाएगी। तो अब कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, ऐसा बोला नहीं कांग्रेस ने कि हम केवल हिंदुओं को सपोर्ट, वो तो सबका सपोर्ट कर रही। लेकिन जब मुस्लिम लीग बन गई तो अब वो भैया प्रचार करेंगे कि मुस्लिम के लिए तो कौन सी है, मुस्लिम लीग केवल मुस्लिमों के लिए, कांग्रेस हिंदुओं के लिए, भली हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, दो पार्टी दो नेता, और नेता क्या है किसी के नहीं होते। तो उनने और लड़ाना चालू कर दिया, बचा कुचा काम जो लड़ाई का था वो नेताओं ने चालू कर दिया लड़ना, है ना। सो ये चीज होगी। चलिए देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इस जो शिष्टमंडल था जो शिमला गया था चर्चा करने, सो अंग्रेज उच्च अधिकारियों का यहाँ पे हाथ था, है ना। और इसकी मांगों का समर्थन क्या है, लॉर्ड मिंटो ने कर दिया। इसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के जो नवाब थे, उनका नाम क्या है, नवाब सलीमुल्लाह, इनके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को, कब भैया, 30 दिसंबर, कांग्रेस कब बनी है, 28 दिसंबर को, है ना, 28 दिसंबर 1885, और 30 दिसंबर 2 दिन बाद 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बनेगी, याद रखिएगा, ठीक है। कहां बनेगी, ढाका में बनेगी। ढाका अब फिलहाल कहां है, बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। सो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब जैसे ही स्थापना हुई तो 1909 में आ गया ये भारत शासन अधिनियम 1909 कहलाता है, लेकिन इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो मार्ले हैं, ये मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे। क्या हुआ कर रहे थे, भारत सचिव हुआ कर रहे हैं मार्ले, और मिंटो कौन है, वायसराय। क्या है भैया, वायसराय हैं भारत के। तो इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से ये सुधार लाया गया, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। ऑफिशियली भारत शासन अधिनियम 1909 इसको कहा जाता है। इस अधिनियम में या इस रिफॉर्म में या इस सुधार में ऑफिशियली पहली बार सांप्रदायिकता का जनक इस अधिकार को या इस अधिनियम को कह दिया जाता है। संप्रदायों में इनने लड़ाई करवा दी, है ना। इसी
तो भारत में जब लॉर्ड मिंटो गवर्नर बने, गवर्नर क्या वायसराय थे बेसिकली, तो भारत क्या है, राजनीतिक रूप से अशांत था। अशांत मतलब शांति तो बनी नहीं थी, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो चुका था, लोग अफरा तफरी में लड़ाई झगड़े में चल रहे थे, है ना। और इस अशांति के बारे में इन्होंने खुद लिखा था कि ऊपर से ये जो शांत शांत दिख रहा है, लेकिन सतह के नीचे यहाँ बहुत ही अशांति का गुबार भरा हुआ है, और कब फूटेगा पता नहीं चलेगा आपको, है ना। तो बढ़िया। अब इसमें क्या हुआ, जॉन मार्ले सचिव हैं, वायसराय लॉर्ड मिंटो है, इन्होंने सुधार को भारत परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहा रहा है, मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा जा रहा है। 25 मई, क्या है भैया, 25 मई को ये विधेयक पारित हुआ, और 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के साथ ये लागू हो जाता है। इस एक्ट में क्या कर दिया, केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय, स्थानीय नहीं है अभी, है ना, दोनों विधानमंडलों के आकार को बढ़ाया गया और उसकी शक्ति में भी विस्तार कर दिया गया। सीटें जो हैं बढ़ा दी गई, और जो पावर्स थे विधानमंडल के सदस्यों को, उनको भी बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी जो संगठन थे, उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, राजद्रोह कर दिया लोगों ने। तो इससे उग्रवादी दल के जो नेता थे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, इनको गिरफ्तार कर दिया और आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। दिल्ली दरबार सजाया गया 1910 में, लगना था, हार्डिंग का नाम सुना होगा। मिंटो जो थे ये चले गए, मिंटो के बाद आएंगे लॉर्ड हार्डिंग। अब ये वायसराय बन गए भैया भारत के। तो हार्डिंग ने क्या करा, देखो भैया, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन। अब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, और लोगों ने बंगाल विभाजन खत्म करने की मांग करी, किसने, कांग्रेस ने। और इससे अब क्या होने लगे, बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं होने लग गई, अंग्रेज घबरा गए। तो क्या किया जाए, तो भैया मिंटो हट के हार्डिंग आए। अच्छा, ये काम जो था बंगाल विभाजन का, ये किसके समय में हुआ था, ये करजन के समय में हुआ था। करजन के बाद यहाँ पे मिंटो आए, मिंटो ने कुछ नहीं किया और बढ़ा दिया इसको, फिर हार्डिंग आएंगे, है ना। सो हार्डिंग के समय हार्डिंग ने कोशिश करी कि इसको रोका जाए, तो इनने लगाया दिल्ली दरबार। क्या लगाया, दिल्ली दरबार। क्यों लगाया दिल्ली दरबार, देखो सबसे पहले 2-4 चीजें होंगी। अभी तक पूरी राजनीतिक रूप से राजधानी भारत की क्या है, क्या है, कलकत्ता है, और कलकत्ता में भैया पूरी राजनीति चल रही है, सारे लोग वहीं इकट्ठे हैं, है ना। सो इकट्ठे लोगों को अपन तितर वितर करेंगे। सबसे पहले तो राजधानी चेंज करो, तो दिल्ली राजधानी इसी दिल्ली दरबार में, इसीलिए तो दिल्ली दरबार सजाया जाता है। उधर से जॉर्ज पंचम आएंगे भारत, है ना, और दिल्ली का दरबार सजाया जाएगा, दिल्ली में भव्य खर्चा किया जाएगा, और यहाँ पे भारत की राजधानी दिल्ली बनाई जाएगी कलकत्ता से। कब बनाई जाएगी, 1911 में ही घोषित किया जाएगा, और 12 में बनेगी ऑफिशियल, ठीक है। सो दिल्ली बनेगी, जिससे क्या है, कलकत्ता में जो घटनाएं हो रही हैं वो बंद हो जाए, राजनीति सारी चीजें यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी दिल्ली, तो अब भैया कलकत्ता में इतना ज्यादा समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, बंगाल विभाजन को खत्म कर दो, रद्द कर दो, बंगाल एक कर दो। लेकिन अब थोड़ी होगा, 5 साल बाद जब लोगों में लड़ाई झगड़े हो गए, सब हो गया, अब इकट्ठा थोड़ी हो जाएगा, हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने को बहुत अच्छा करने के लिए ये दिल्ली दरबार लगाया किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने, और इन हार्डिंग की बम विस्फोट हो जाता है, मतलब मरते नहीं है, बच जाते हैं, अभी अपन करेंगे सारी चीज। तो 1911 में ही दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया है, जिसमें जॉर्ज पंचम आए और महारानी मैरी का स्वागत किया गया। और उस समय लॉर्ड हार्डिंग कौन है भैया, दिल्ली दरबार में, मतलब भारत के वायसराय। बंगाल विभाजन को इसमें रद्द करने की घोषणा कर दी गई। साथ ही साथ बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग प्रांत बनाया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और दिल्ली की विधिवत स्थानांतरण 1912 में ही संभव हो पाई। कर तो 11 में दी थी घोषणा, लेकिन 12 में ही दिल्ली राजधानी बन पाई। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, तो 1912 में बना, कोई दिक्कत। चलो भैया, इसके बाद कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या है ये, अभी देखेंगे। इधर अपन थोड़ी सी समस्या के साथ साथ अभी विश्व युद्ध की बात कर लेता है।
विश्व युद्ध जो है पहले नंबर का जो होता है 1914 से 1918 तक, लेकिन 19 में पूर्णता संधि अंधि के साथ खत्म हो पाता है, तो अपन 5 साल का ले लेते हैं। ठीक है भैया, तो जैसे ही विश्व युद्ध चालू हुआ है ना, अभी देखो हम कहां तक पहुंच गए थे, याद रखना। अभी हमने बात कर ली है 1905 की, 1905 से हम 1911 तक पहुंच गए हैं, और दिल्ली जो है राजधानी 1912 में थी। क्रांतिकारी, देखो यार उग्रवादी चरण है ये, उग्रवादी चरण, किसका उग्रवादी चरण है? कांग्रेस का, जिसमें क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही हैं। याद रखना, कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं? क्रांतिकारी लोग कौन है? कौन है? जो बम से बंदूक से डरते नहीं है, फोड़ देने का है। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं से अंग्रेज लोग व्यथित होने लगे, घबराने लग गए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, देशद्रोह का मुकदमा चालू कर दिया, देशद्रोह का अधिनियम बना दिया, और ऐसे उग्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने, ताकि भैया ये क्रांतिकारी घटनाएं रोकी जाएं। और भी बहुत सारे कदम उठाए ताकि ये क्रांतिकारी घटनाएं ना हो पाए, बम बम वाला काम नहीं हो पाए। 1911 में बम विस्फोट हुआ था दिल्ली में, हार्डिंग बम केस बोला जाता है उसको, कि हार्डिंग वायसराय थे, उनकी गाड़ी पे ही बम फेंक दिया था, और भाई साहब आपको बता दें कि उसमें हार्डिंग नहीं थे, तो वो बच जाते हैं, क्या करें, लेकिन धोखे से दूसरे कोई मर जाते हैं। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज का, डोंट वरी। ठीक है, सो इन सारी चीजों के कारण अब क्या हुआ, और भी भैया क्रांतिकारी चरण अभी भी चल रहा है। भारत नहीं, दुनिया भर में क्रांतिकारी चरण फैल गया है भारत का। तो यहीं पे 1913 में, 1913 की बात है, आपने नाम सुना होगा गदर पार्टी का। क्या? गदर एक प्रेम कथा, वो तो मूवी है ना? नहीं, वो नहीं, गदर पार्टी। गदर पार्टी जो है ये अमेरिका में बनती है, याद रखना। कहां बनती है? अमेरिका, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कौन बनाएंगे? लाला हरदयाल। कौन? लाला हरदयाल। इन्होंने ये पार्टी बनाई, गदर पार्टी। ये गदर समाचार पत्र था जो पंजाबी भाषा में होता था, सारी चीज। तो अमेरिका तक चीजें फैल गई। हुआ क्या था आपको बता दें कि इसी समय अंग्रेज लोग घबराए हुए से थे, ब्रिटेन वाले लोग। अच्छा, इनका आधिपत्य जो था वो अमेरिका, कनाडा, इनसे अच्छे रिश्ते हुआ कर रहे थे। तो भारतीय जो लोग हैं, हमने देखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय लोग, पंजाबी लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, सिख लोग, वो कहाँ रहते हैं? कनाडा में रहते हैं। तो कनाडा में क्या है, सरकार ने क्या किया कि जो प्रवासी लोग हो रहे थे, उन प्रवासियों को आना मना कर दिया कि कोई भारतीय व्यक्ति कनाडा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा, इसके अलग रीजन है, हम डिटेल में उस पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ समय के लिए ये प्रावधान हटाया गया। ठीक है, अब ये प्रावधान हटाया गया तो अब एक भैया व्यापारी व्यक्ति थे, कौन? गुरुदत्त साहब हैं, है ना। सो व्यापारी थे वो। व्यापारी साहब को पता चला कि क्या करना है, अपने को कनाडा जाना है। कनाडा सरकार ने कुछ मतलब 20-22 लोगों को क्या है, वो ऐसे डायरेक्टली आए नहीं थे। देखो कानून ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति समुद्र में डायरेक्ट यात्रा करके कनाडा अगर आ रहा है तो उसको ले लिया जाएगा, अगर इनडायरेक्टली आ रहा है, मतलब कहीं रुक रुका के आ रहा है, तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीधा सीधा लॉ ये था। लेकिन कुछ 20-21 लोगों को कनाडा की सरकार ने, जो रुक रुक के आए थे, उनको भी एंट्री दे दी थी। तो अब जब पता चला कि भैया ऐसा अधिकार है, मिल गया है, या इस प्रकार की छूट दे दी गई है, तो व्यापारी महोदय ने क्या किया, जापान से एक, जापान है ना, तो जापान से एक जहाज खरीदा क्या, जहाज किराए पे लिया, जिसका नाम क्या था, उसका नाम ही था कामा काटा मारू। ठीक है, जहाज का नाम। इस जहाज में 376 लोग भरे। 376 लोगों में 24 लोग हिंदू हैं, 12 लोग मुस्लिम हैं, और बाकी लोग कौन है, सिख हैं, कुछ अंग्रेज भी थे। ठीक है, सो इन लोगों को भर दिया। और ये भैया पहुंचे कहां से, ये पहुंचे कनाडा। कनाडा के वैंकूवर में पहुंचे। वैंकूवर में जब ये पहुंचे तो ब्रिटेन सरकार ने क्या है, मना करवा दिया कनाडा की सरकार को कि यहाँ है एंट्री नहीं देना। तो भैया इस जहाज को पानी में ही उतरने ही नहीं दिया गया, पानी से मतलब लोगों को नहीं उतरने दिया गया। अब ये घटना जो है, ये घटना मेरे ख्याल से मई में होती है। 2 महीने तक बिना खाने पीने के, इनको कोई व्यवस्था दिए बिना वो जहाज बीच सड़क पर, मतलब बीच पानी में खड़ा रहा, और फिर भी इनको
एंट्री नहीं दी गई। तो अब ना चाहते हुए भैया बिना मन के ये लोग वापस गए तो ये बजबज पहुंचे बंगाल में। बजबज जब पहुंचते हैं 2 महीने बाद सितंबर तक, तो सितंबर में भैया इनकी लड़ाई हो जाती है अंग्रेजों से, मतलब बहसाबाजी हो जाती है और उसमें हो जाती है गोलीबारी। तो अंग्रेज लोग भैया बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, 26-30 लोग इसमें क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। यही घटना जो है इतिहास में कामागाटा मारू इंसिडेंट के नाम से जानी जाती है। ये जहाज हुआ करता था और अच्छे से अपन डिस्कस कर ले रहे। इसी समय क्या है, विश्व युद्ध छिड़ जाता है। क्या छिड़ जाता है, विश्व युद्ध छिड़ जाता है। तो विश्व युद्ध छिड़ने से क्या हो रहा है कि अंग्रेजों को अभी ज्यादा ध्यान कहाँ भारत भारत पे नहीं, अभी लड़ाई में लगाना है। तो भी ये एक समस्या का विषय हो गया था और भी घटनाएं यहाँ पे होना चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए कामागाटा मारू प्रकरण जो है 1914 में घटा। इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा की जो सरकार है, भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर पूर्णतः प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया, जो भारत से सीधे कनाडा ना आए। तो कामागाटा मारू जहाज का नाम था, जो जापानी जहाज था। इस पर 376 यात्री सवार थे और इनको मतलब कहाँ पे, कनाडा में नहीं घुसने दिया जाता। इसके कारण क्या है कि ये प्रकरण होता है। अब ये जहाज याकोहामा पहुंचा, याकोहामा से वहां पर पहले ही पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, है ना। याकोहामा मतलब जापान। तो इसके बाद वापस पहुंचे बजबज कहाँ है, बंगाल में। तो बंगाल से पहुंचे यात्रियों ने क्या किया, कितने परेशान हो चुके थे, खाने पीने की व्यवस्था थी नहीं और गुस्सा तो आ ही रही थी कि 3-4 महीने से जहाज में ही डले हैं, क्या ही मतलब है। तो पुलिस वालों से इनने लड़ लिया और लड़ लिया तो भैया 18 यात्रियों को गोली मार दी अंग्रेजों ने। अब यात्रियों को गोली तो 18 लोग मर गए, बाकी बचे लोग जो थे उन्हें जेल में डाल दिया। इसमें से हुसैन रहीम साहब, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह, इन यात्रियों की लड़ाई लड़ने के लिए एक शोर कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, तटीय समिति की स्थापना भी करी गई इनका केस लड़ने के लिए, सारी चीजों के लिए। तो ये प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कामागाटा मारू प्रकरण क्या हुआ था। ठीक है, याद रखना। इसी समय क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अब भैया वो परेशान तो थे ही, लखनऊ अधिवेशन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें जो है इसको गांधीवादी युग के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। करें क्या, नहीं चलो इसको कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं है। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। क्यों भैया, इस कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये अंबिका चरण मजूमदार साहब है, इनकी अध्यक्षता में हुआ 1916 में। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गरम दल जो थे, उग्रवादी लोग और नरम दल के लोग, इनमें फिर से समझौता हो जाता है, एक साथ आ जाते हैं और यहाँ पे प्रमुख कार्य जो है स्वराज की प्राप्ति का यहाँ पे प्रस्ताव पारित भी कर दिया जाता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी ना, तो कांग्रेस, पूरी कांग्रेस, नरम और गरम दल की पूरी कांग्रेस मिलके कांग्रेस के अलावा जो मुस्लिम लीग है उससे भी समझौता कर लेते हैं। तो पूरे मतलब भारत के 2 ही प्रमुख दल थे, पार्टी थी, ये सब मिलके अब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे हालांकि। ठीक है, सो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर इन्होंने सहमति जता दी कि भैया अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व रहे। इसी के साथ साथ होम रूल लीग आंदोलन भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपने बाल गंगाधर तिलक साहब का नाम तो सुना ही है, बाल गंगाधर तिलक साहब, ये तो प्रयास कर ही रहे थे स्वराज के, है ना। इसके अलावा एनी बेसेंट साहब जो हैं, ठीक है, ये आयरिश महिला हैं, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। सो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी दुनिया भर, मतलब भारत भर में, और लोगों को क्या करा, स्वराज प्राप्ति के लिए प्रेरित करा। ठीक है, सो होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को, स्वराज को प्राप्त करना हुआ कर रहा था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है भैया, तो ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव, कर्नाटक है ये, कर्नाटक में स्वराज की, है ना, होम रूल लीग की स्थापना करी। और इस लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़ दे तो मध्य प्रांत और बरार, इन सारी जगहों पर इस तिलक वाली, है ना, जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग है, वो इन सारी जगहों पर मशहूर रही। उसके अलावा फिर भैया एक प्रमुख काम तब तक हो क्या जाता है, क्या हो जाता है, 1917 में समझौता हो गया। ठीक है, 16 में, और फिर यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है
ये 1919 में लाया जाता है। क्या था ये रिफॉर्म? इसमें और कुछ चेंजेस करे जाएंगे। लॉयड जॉर्ज उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भारतीय जनता को सांत्वना देना, मतलब स्वराज प्राप्ति की मांग चल रही है तो उसको सांत्वना देने के लिए एडविन मॉन्टेग्यू, ये जो है भारत सचिव, इनको बनाया। मॉन्टेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक भी माना जाता है और ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू ने कहा कि शिक्षित भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है और उन्हें उत्तरदायित्व संभालने, आत्मनिर्णय का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये व्यक्ति विशेष जो मॉन्टेग्यू हैं, इन्होंने सपोर्ट किया भारतीय भावनाओं का और इनके द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन्स पार्लियामेंट में, जो कॉमन हाउस है ना, उसमें एक प्रस्ताव पढ़ा गया जिसको ही भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीय प्रतिनिधित्व को ज्यादा से ज्यादा दिया जाने की मांग इन्होंने रखी और इसको ही क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। और इसी के बाद आगे क्या होगा? मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट के साथ ही यहाँ पे अधिनियम आएगा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है, याद रखना ये, ठीक है। नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए और इन्होंने तत्कालीन वायसराय, कौन थे? चेम्स्फोर्ड थे, उनके साथ विचार विमर्श करा और 1919 में इन्होंने रिपोर्ट को जारी कर दिया, जिसको ही सम्मिलित रूप से मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म कहा जाएगा। सो मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट के आधार पर सरकार, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू ने संसद में, जो सरकार थी उसके सामने पास करा लिया और इसको ही जनप्रतिनिधियों के, भारत के जनप्रतिनिधियों के बीच क्या सेतु की संज्ञा भी दी जाती। भारत सरकार अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस एक्ट ने क्या कर दिया? एक नई व्यवस्था स्थापित करी जिसको कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली। क्या कहा जाता है? द्वैध शासन प्रणाली। ये पूछा जाता है द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है? तो भैया यहाँ पे प्रांत जो है, प्रांत का मतलब है, क्या मतलब है प्रांत का? प्रांत का मतलब है स्टेट, और पूरी केंद्र यानी कि यूनियन, इनके लिए अलग अधिकार दे दिए, स्टेट को, केंद्र को अलग अधिकार दे दिए और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करने का बोला। तो इसी को बोला जाता है द्वैध शासन, ठीक है। इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कब कब? अरे भैया राजनीति में करेंगे, पॉलिटी में, ठीक है। चलो कैप्सूल्स की बात कर लेते हैं हिस्ट्री कवरी के। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो भैया हमने डिस्कस कर ही लिया है, 1899 में ये आए थे, 1905 तक रहे। इनका प्रमुख काम बंगाल का विभाजन है, बंगाल का विभाजन, ये हमेशा याद रखने का है, ठीक है भैया। इसके अलावा 1905 में ही ये बंगाल का विभाजन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन की डेट है, याद रखना। इसको काला दिवस भी घोषित किया गया था। बंगाल विभाजन शोक दिवस भी इसको बोला गया, ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किए गए थे। विदेशी कपड़ों, विदेशी वस्तुओं की यहाँ पे बहिष्कार कर दिया गया था और स्वदेशी अपनाने की बात करी गई थी। इसके अलावा बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन भी यहाँ हो जाते हैं। 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है भैया। कहाँ होती है? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी और नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में ये मुस्लिम लीग बन जाती है। तो यही सारे के सारे, और भी हम देखें तो 1907 का सूरत अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे दो भागों में कांग्रेस विभक्त हो जाएगी, नरम दल और गरम दल में। इसके अलावा नरम दल गरम दल में विभाजन और लॉर्ड हार्डिंग 1911 दिल्ली दरबार की स्थापना, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आएंगी जिन्होंने क्या कर दिया? बंगाल विभाजन समाप्त कर दिया, दिल्ली को राजधानी बना दिया। तो ये सारे प्रमुख काम इन्होंने करे, ठीक है। कामागाटा मारू प्रकरण जो है ये 1 नवंबर 1913 का प्रकरण है, जो हालांकि 1914 तक चलता है, ठीक है। गदर पार्टी हमने बात करी ली, लाला हरदयाल। गदर अखबार इन्होंने पंजाबी भाषा में छापा था सेंट फ्रांसिस्को में, और उसी के साथ साथ सोहन सिंह भाखड़ा इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं, ठीक है। सो गदर पार्टी जिसने अमेरिका में सहयोग किया पहले विश्व युद्ध के कारण, और यहाँ पे क्रांति करने वाले थे, लेकिन क्या है कि भैया इनको भारतीय क्रांतिकारियों को सपोर्ट मिल नहीं पाया, सरकार ने कुचल के रख दिया इस जो आंदोलन था गदर आंदोलन उसको।
हालांकि इनका बहुत प्रमुख योगदान है इस मामले में। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट 1916, गरम दल नरम दल में समझौता हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम भैया मुस्लिम लीग के साथ भी कांग्रेस समझौता कर लेगी, है ना। 1916 में अप्रैल 28 में होम रूल लीग की स्थापना हो जाएगी, ताकि क्या किया जाए, स्वराज्य प्राप्ति की जाए। सो प्रमुख रूप से बाल गंगाधर तिलक साहब और कौन, एनी बेसेंट साहब, मतलब श्रीमती एनी बेसेंट, इनके संयुक्त प्रयासों से यहाँ पे स्वराज के लिए गति प्रदान हो गई। रॉलेट एक्ट 1919 काला कानून जो है, इसमें हम डिस्कस थोड़ा सा इन बहुत सारी चीजों पे फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि गांधीवादी युग आएगा उसमें हम इन सारी चीजों को और अच्छे से जोड़ पाएंगे। जो तृतीय चरण है किसका, कांग्रेस का। तो ये सारी चीजें जो अभी बची हैं 1915 के बाद की कुछ चीजों को हमें यहाँ बाहर से फिर से रिपीट करना होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में गांधीवादी युग के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।